बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 12 बायोलॉजी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, क्लास 10th। हमारा आज का जो टॉपिक है वो डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम पर है। हमने लास्ट टाइम एक एंडोक्राइन ग्लैंड था, उसके बारे में डिस्कस किया था जिसे ग्नेड्स का नाम दिया जाता है, और इसके अलावा फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। जो डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम है इसे कैटेगराइज किया गया है इनटू टू मेन टाइप में। इसे दो मेन टाइप में तकसीम किया गया है डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी कि नर्वस सिस्टम में कोई किसी वजह से भी कोई ख़राबी पैदा हो गई है तो उसे डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम बोलेंगे। अब ये ख़राबी को दो हिस्सों में डिवाइड किया है कि दो तरीक़ों से ख़राबी पैदा हो सकती है। वस्कुलर डिसऑर्डर है और दूसरा है फंक्शनल डिसऑर्डर। वस्कुलर डिसऑर्डर में आप पैरालिसिस को डिस्कस करेंगे हम लोग, और फंक्शनल डिसऑर्डर में हम एपिलेप्सी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो वस्कुलर डिसऑर्डर है, उसके बाद फंक्शनल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। वस्कुलर डिसऑर्डर क्या होता है? आर ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम। कोई भी डिस्टर्बेंस ब्लड के अंदर पैदा हो जाए, वो ब्लड जो नर्वस सिस्टम के पास जा रहा है और उसे खुराक और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। अगर खुराक और ऑक्सीजन नर्वस सिस्टम को नहीं मिलती, जो नर्व सेल्स हैं उनको नहीं मिलती, तो इसका मतलब उनमें कोई ना कोई मसला पैदा हो जाएगा। तो इस किस्म के डिसऑर्डर को हम वस्कुलर डिसऑर्डर बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर आर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्सेस जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। फंक्शनल जो डिसऑर्डर है वो ड्यू टू डिस्टर्बेंस है नर्व इम्पल्सेस में। नर्व इम्पल्सेस बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती हैं, या इसके अलावा उसकी ट्रांसमिशन में कोई मसला आ जाए तो हम इसे फंक्शनल डिसऑर्डर बोलेंगे। जो फंक्शनल डिसऑर्डर उसके बाद हम इसके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है यहाँ पर, जो टाइप कैटेगराइज जो मेन टाइप है, वन मेन टाइप है, वो है वस्कुलर डिसऑर्डर। वस्कुलर डिसऑर्डर में हमने कहा था हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास है पैरालिसिस। क्वेश्चन एक आ सकता है व्हाट इज पैरालिसिस, आया भी हुआ है, व्हाट इज पैरालिसिस एंड राइट इट्स कॉजेस। अब पैरालिसिस क्या होता है? पैरालिसिस इज अ कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप। बॉडी में मुकम्मल तौर पर एक या एक से ज़्यादा मसल्स का काम करने का जो अमल है वो छोड़ देना, यानी कि जो उसकी फंक्शनल एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, या बहुत कम अमल तो ख़त्म ही हो जाएगी। इसे हम पैरालिसिस का नाम देंगे। पेशेंट में है वीक पैरालिसिस थ्रू आउट हिज हर बॉडी। पेशेंट में है वीक पैरालिसिस मतलब कुछ हिस्से में या बहुत वीक पैरालिसिस हो सकता है हिज हर बॉडी, और है पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ बॉडी। हो सकता है कि उसे जो पैरालिसिस है वो एक साइड ऑफ द बॉडी हो जाए। पैरालिसिस में आपने देखा है कि वो अपनी हिस्से को हिला नहीं सकता, यानी कि मसल्स की कोई कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो सकती। देयर में आल्सो भी पैरालिसिस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और ऑल फोर लिम्स। हो सकता है पैरालिसिस उसकी सिर्फ नीचे वाली टांगों में हो, या हो सकता है उसके टांगों में भी और हाथ दोनों में, यानी कि ऑल फोर लिम्स में भी पैरालिसिस हो सकता है। अब पैरालिसिस की जो कॉजेज हैं कि किस वजह से पैरालिसिस जो है किस वजह से होता है, जो वस्कुलर डिसऑर्डर में है। अभी हमने डिस्कस किया था वस्कुलर डिसऑर्डर में कि खुराक या ऑक्सीजन जो कि ब्लड के ज़रिए नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है वो नहीं पहुंच पाती, न्यूरॉन सेल तक पहुंचती है वो नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से कोई डिसऑर्डर पैदा होता है जिसे वस्कुलर डिसऑर्डर बोलते हैं। इसकी कॉजेज़ में, पैरालिसिस की कॉजेज़ में जो है मोस्ट ऑफन कॉज बाय डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ज़्यादातर ये होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कोई डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से ऐसा मसला हो सकता है। यानी कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं कि डैमेज में भी ड्यू टू स्ट्रोक, रप्चर इन अ ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। के जो डैमेज है, यानी कि आपने सुना होगा कि स्ट्रोक जो है यानी कि दिमाग के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड में कोई खून की नाली फट गई है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के जो सेल्स हैं और ब्रेन के जो सेल्स हैं उन तक ब्लड को सप्लाई करती थी। तो इस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि क्या हो जाए, पैरालिसिस हो जाए। और इस किस्म का ब्रेन में अगर स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से में ऐसा मसला आ जाए
तो इंसान की बॉडी पैरालाइज हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग इन दीज ब्लड वेसल्स आर पॉइजन प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरस। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉटिंग हो जाए जो खून लेकर जा रही है नर्वस सिस्टम तक, या इसके अलावा ब्लड में या ब्लड के अंदर किसी वायरस का अटैक हो जाए, जैसे पोलियो वायरस है, उसके अटैक होने की वजह से ब्लड के अंदर पॉइजन पैदा हो जाता है और पॉइजन जो है वो बॉडी को पैरालाइज कर सकता है, यानी कि नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा वो पॉइजन। और नर्वस सिस्टम जब डैमेज हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस हिस्से को नर्वस सिस्टम जोन सा नर्वस सिस्टम का हिस्सा डैमेज किया है वहाँ पर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो, वो हिस्सा पैरालाइज हो जाए। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था कि ये क्या होता है, ये डिस्टर्बेंस है नर्व इम्पल्सेस में की जनरेशन में और ट्रांसमिशन में। इन विच देयर इज अबनॉर्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन ब्रेन। बाज़ औक़ात ब्रेन के पास या ब्रेन में बहुत ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस पैदा हो जाती हैं, तो उसकी वजह से फंक्शनल डिसऑर्डर हो सकता है। और फंक्शनल डिसऑर्डर कौन सा है? एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में इट कॉजेज अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन पेशेंट। जो पेशेंट है उसे बेबुनियाद दौरे आ सकते हैं। A seizure of epilepsy is a temporary abnormal state of brain marked by convulsion। तो ये जो एपिलेप्सी का शिकार जो हो जाते हैं वो टेम्परेरी ब्रेन के ना काम करने की वजह से या बहुत ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस की वजह से उनको वो कन्वर्जन का शिकार हो जाते हैं, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा दौरे पड़ते हैं। आगे क्वेश्चन भी बन रहा है, डिस्क्राइब द टारगेट एज ऑफ एपिलेप्सी, कि एपिलेप्सी ज़्यादातर कौन सी एज में ज़्यादातर देखा गया है। तो इन यंगर पीपल, जो यंग पीपल है उनमें भी देखा गया है एपिलेप्सी में भी ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल कॉज। तो वह एपिलेप्सी जो है वो कोई डेवलपमेंटल या जेनेटिक कॉज है, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आई है, उसकी वजह से भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में के आने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि यंगर पेशेंट में पीपल में एपिलेप्सी हो जाए। इसके अलावा इन पीपल ओवर ऑफ 40 ईयर एज ब्रेन ट्यूमर आर मोर लाइकली टू कॉज एपिलेप्सी। बाज़ औक़ात 40 से ऊपर जो लोग जाते हैं उनके दिमाग में ट्यूमर हो जाता है, तो ट्यूमर के होने की वजह से भी जो है लोग हैं वो एपिलेप्सी का शिकार हो सकते हैं। या इसके अलावा हेड ट्रॉमा, सर पे चोट लगने की वजह से, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन की वजह से जो है वो कोई भी एज में जो पेशेंट है, जो पीपल हैं, वो इसका शिकार हो सकते हैं। अब खुदा ना खास्ता अगर कोई इसका शिकार हो जाता है तो व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, तो ट्रीटमेंट क्या होंगे? नो क्योर ऑफ एपिलेप्सी, एपिलेप्सी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेडिसिन कैन कंट्रोल सीजर। लेकिन कुछ मेडिसिन हैं जो कि जो दौरे पड़ते हैं किसी भी इंसान को, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पेशेंट्स ऑफ एपिलेप्सी हैव टू टेक मेडिसिन डेली फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ सीजर्स। तो पेशेंट्स को एपिलेप्सी की जो मेडिसिन है तकरीबन डेली की रूटीन में लेनी पड़ती है ताकि वो दौरों से बच सके। और वह मेडिसिन जो हैं उन मेडिसिन को एंटी कन्वल्सेंट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का नाम दिया गया। तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ड्रग इज टेकन इन द एपिलेप्सी, कौन सी ड्रग ली जाती हैं? तो आपने बताना है एंटी कन्वल्सेंट और दूसरा है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। इसके बाद विच प्रिकॉशन से शुड टेक ड्यूरिंग अ सीजर अटैक, कौन सी प्रिकॉशंस करनी चाहिए अगर किसी को खुदा ना खासा सीजर अटैक हो रहा हो, यानी कि दौरे पड़ रहे हों। तो सबसे पहले जो भी उसके करीब चीज़ है वो उठा लेनी चाहिए ताकि वो उसको मुंह पर डाल के अपने या अपनी बॉडी को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके करीब पड़ा हुआ है तो हो सकता है वो उसे अपनी बॉडी माउथ में वो माउथ के करीब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा वो अपनी ज़ुबान को भी काट सकता है, बाइट कर सकता है, क्योंकि वो किस हालत में होता है? सीजर अटैक में होता है। तो सीजर अटैक में ये प्रिकॉशन करनी चाहिए कि कोई भी चीज़ उसके करीब ना पड़ी हो और उसके हाथ पांव बंधे हों ताकि वो किसी किस्म का अपने आप को भी नुकसान ना पहुंचा सके या किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया। और लास्ट टॉपिक था डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने वस्कुलर डिसऑर्डर को और फंक्शनल डिसऑर्डर को डिस्कस किया। वस्कुलर डिसऑर्डर में हमने जो एक टाइप डिस्कस की है वो पैरालिसिस है और फंक्शनल डिसऑर्डर में हमने जो टाइप डिस्कस की है वो एपिलेप्सी है।